नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस चर्चा के दौरान हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता राहुल गांधी की जरूर पोल पट्टी खोलता हुआ नजर आता है। अब तो राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर ताना यही सुनने को मिल रहा है कि राहुल जी जरा जीरो चेक कर लो। हर दिन राहुल गांधी की बेइज्जती हो रही है। इसी बीच सोनिया गांधी ने भी बेटे राहुल गांधी के कास्ट संसद अभियान को रफ्तार देने की जोरदार कोशिश की है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान जाति जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। सोनिया गांधी ने जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। तो वहीं लगता है हिंदू धर्म से बहिष्कार करने के प्रस्ताव को लेकर डर गए हैं राहुल गांधी, तभी उनके महाकुंभ जाने की कोई खोज खबर नहीं है। पहले खबर थी कि राहुल गांधी 11 फरवरी यानी कि आज के दिन संगम में डुबकी लगाएंगे। तो वहीं केजरीवाल, अखिलेश और राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से मैसूर में कैसे मच गया है भारी तनाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात संसद की कर लेते हैं। राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, अब तो मां सोनिया गांधी भी वही मांग कर रही हैं। देखिए, कम से कम सोनिया गांधी ने लाज रख ली इस बात का कि उन्हें राज्यसभा राजस्थान से लाकर दिया गया है और वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ चुके हैं। मतलब चुनावी राजनीति नहीं करेंगी लेकिन मनोनयन की राजनीति करेंगी। राज्यसभा में जाने के पीछे एक मकसद तो होना चाहिए कि भाई राज्यसभा में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कम से कम वहाँ के मुद्दों को राज्य में उठाया जाए। ये ऊपरी सदन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोकसभा के सांसद अलग अलग राज्यों से आते हैं, लोकसभा में वो मुद्दे उठाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है लोकसभा में, यानी कि लोकसभा चुनाव में किसी राज्य से सांसद किसी पार्टी का चले आते हैं, जैसे दिल्ली जैसे स्थिति है। दिल्ली में सातों के सातों सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये थी यहाँ पर, और वैसी स्थिति में अगर इनके संसद में प्रतिनिधित्व जीरो रहेगा तो फिर इतने प्रचंड बहुमत से सरकार होने के बावजूद संसद के अंदर अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। इसलिए यहां से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद, यानी राज्यसभा में इनके 3 सांसद गए हुए थे जो संसद के अंदर कम से कम अपनी बात रख सके, यानी राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा है, लेकिन राज्यसभा में तो कम से कम राजस्थान का मुद्दा ये सोनिया गांधी उठाती, लेकिन नहीं। चलिए, राज्यसभा में राजस्थान का मुद्दा नहीं उठाई तो एक मुद्दा लेकर आई, कम से कम ये एहसास दिला दी कि राज्यसभा में हम आए हैं, अगर चुन के भेजा गया है तो केवल 10 जनपद पर कब्जा करने के लिए नहीं आए, कभी कभी कुछ बोल लेते हैं। यही सोनिया गांधी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बोली थी तो उस समय प्रियंका वाड्रा सामने आ गई, नहीं नहीं, मेरी माँ जिस तरह से बुजुर्ग है, बोलने में लाचार है और उसी तरीके से वो अपने आप को समझती है कि दूसरी जो महिलाएं 70 साल 65 साल की हैं वो ज़्यादा बोल नहीं पाएंगी, थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, इसलिए पुअर थिंग, पुअर लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्योंकि ये विदेशी मानसिकता अभी भी इनकी गई नहीं है, अंग्रेजी में ही कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे जिसका अर्थ खुद ही इसको समझ में नहीं आता। सामान्य शब्दों में जिसका उपयोग किया जाता है, सामान्य तरह से उपयोग किया जाता है, वो सामान्य शब्दों का उपयोग आप संसद के परिसर में, संसद में और संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। ये सोनिया गांधी को कहां समझ में आएगा, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी तो वो है नहीं। वो जबरदस्ती इनको कैम्ब्रिज 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 कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैम्ब्रिज स्टेट में ये एक चर्च के, कैथोलिक चर्च के ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ती थी और उसमें भी अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ने गई थी, इंग्लिश पढ़ने गई थी कि इटालियन के अलावा इसको इंग्लिश भी नहीं आता था, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी क्योंकि वहाँ पर नौकरी करनी थी और नौकरी ये होटल में करती थी, तो वहाँ अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। इंग्लैंड में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो ऐसे में इनको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पड़ गई। ये स्थिति सोनिया गांधी की है। खैर, राज्यसभा में उठी, बोली और एक लाइन भी अगर सोनिया गांधी ने बिना
पढ़े हुए बोल दिया होता तो लगता कि सोनिया गांधी का जो विरोध होता था इतने सालों से कि विदेशी मुल्क की महिला है और यहाँ की स्थितियों को नहीं समझती है, कुछ बात मान लिया जाता कि विरोध गलत था। लेकिन अब तो ये साबित कर चुकी हैं कि इनके पास हिंदुस्तान की जानकारी नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल आया और उसके बाद हम ये कर रहे हैं। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, लेकिन उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से किसने किया? मोदी ने किया। आज भी पर पर्सन 5 केजी अनाज मिलता है बीपीएल वालों को, और उसको इन्होंने किससे जोड़ा कि अभी तक जनगणना सेंसस नहीं हुआ है और सेंसस भी कास्ट के आधार पर होना चाहिए। अगर आप पीडीएस को जानते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू अनाज मिलता है, जिसके माध्यम से दिया जाता है पर व्यक्ति 5 किलो अनाज महीने में मुफ्त में, तो उसमें क्या जाति देखकर दिए जाते हैं अनाज या उसके आर्थिक स्थिति देखकर दिए जाते हैं? आपके पास राशन कार्ड है, आप बीपीएल की सूची में आते हैं तो आपको मिलेगा, चाहे आप सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, कुछ भी हो। उसमें आर्थिक आधार देखा जाता है, उसमें जातीय आधार नहीं देखा जाता, उसमें धार्मिक आधार नहीं देखा जाता। क्या हिंदुस्तान के ये करोड़ों मुसलमान जो जाके मोदी 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 के विरोध में खड़े रहते हैं और अनाज लेने के लिए टोकरी भरकर खड़े हो जाएंगे लाइन में, कतार में, इनको अनाज नहीं मिल रहा पीडीएस के थ्रू? इनको भी मिल रहा है। तो उसमें जातीय जनगणना का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती उसके साथ इसको जोड़ दिया और बोले क्या 4 साल, पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल हो गए जनगणना के आंकड़े नहीं आए, 2021 में आना चाहिए था। तो सोनिया गांधी अगर 4 साल के बाद जागी हैं तो सोनिया गांधी की दिक्कत है। जैसे कुंभकर्ण हुआ करता था, 6 महीना सोता था, 1 दिन जागता था, तो ये हमारी परंपराओं में है। उसी तरह सोनिया गांधी इतने साल से सोई हुई थी, अचानक से निद्रा से इनको जागृति मिली और इन्होंने बोला 4 साल लग गया। लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं सुना जो चारों तरफ से बात की जा रही थी कि मैडम जी 4 साल में कोरोना का काल आया था, शटडाउन हो गया था और लंबे समय तक 4 गज दूरी, 2 गज दूरी की बात की जा रही थी, और हम ये जनगणना कराने के लिए लोगों के घरों में भेजते तो वो पीट कर भगा देता लिख कर देने के बदले कि भाई तुम कोरोना लेकर अलग अलग लोगों से मुलाकात करोगे और फिर मिलोगे तो वो ये संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो कोरोना के कारण केजरीवाल अगर कहेगा कि कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सरकार दूसरे स्टेट में है वो कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में बहाना बनाते रही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार के कोरोना के कारण काम नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कोरोना के समय भी ऐसा करना चाहिए था, ये मानकर चलती हो। हालांकि सोनिया गांधी संसद में इतना देर बोल ली, लेकिन अब आगे बोलने की स्थिति में तो रहेंगी नहीं। ये लगभग ऐसा लग रहा है कि आखिरी भाषण ही है, इन्होंने बोल दिया, क्योंकि प्रिविलेज मोशन तो इनके खिलाफ आया हुआ है और उस पर चर्चा होगी। और ज़्यादा संभावना है कि जो तरीके इस पूरे गांधी नेहरू परिवार के हैं इसमें कोई रहम नहीं किया जाएगा। जगदीप धनखड़ भी रहम नहीं करेंगे क्योंकि इनके सस्पेंशन का ऑर्डर आएगा। ये तो तय है कि सोनिया गांधी ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही है, उससे आप मुकर नहीं सकते। सफाई दीजिए और सफाई में आप माफ़ी मांगो, और उसके बाद भी ये उपराष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। जो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं वो तय करेंगे कि इनको कौन सा पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट तो बाहर में भी दिया जा सकता है, मतलब सजा तक की व्यवस्था है। और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया है, SC/ST एक्ट लगा है, और वो भी रांची में। अब उसमें भी इनको जाना पड़ेगा बेटे के साथ, ये भी जाकर वहाँ रांची की अदालत में पेश होगी। बीमार खुद ही रहती हैं। मतलब लग रहा है कि ये सेशन में अगर धीरे धीरे ये आग लगी और प्रिविलेज मोशन पारित हो गया तो फिर इसके बाद संसद में ये आखिरी ही भाषण सोनिया गांधी का है। इसलिए जो बोल रही थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, बेइज्जत करके निकाला ही गया है। अब आखिरी में आगे सदा के लिए निकाल दिया गया है। बिल्कुल सर। वैसे आज खबर थी कि राहुल गांधी संगम में जाकर डुबकी लगाएंगे, लेकिन क्या हो गया, क्यों नहीं गए? कोई इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी को लेकर अभी तक सामने नहीं आई। देखिए, संगम में तो अब डुबकी लगाना राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के लिए मुश्किल है। जिस तरीके से धर्म संसद में इनके खिलाफ पारित हो रहे प्रस्ताव कि नहीं, अब ये धर्म विरोधी है, ये माफ़ी मांगे, मनुस्मृति का अपमान किया और इन लोगों को अब हिंदू धर्म से ही बहिष्कृत कर दिया जाए तो जाएंगे कहाँ? लेकिन वो डुबकी जो है इनका,
वो अब लगता है कि इनके अपने गैंग के साथ साथ राहुल गांधी के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रैकडाउन का असर होगा। पीएम मोदी अभी फ्रांस से अमेरिका ही जाने वाले हैं और उनके जाने से पहले जिस तरीके से एलन मस्क और ट्रंप ये दोनों ने चारों तरफ से राहुल गांधी यानी कांग्रेस के गैंग 12 को घेरा है चारों तरफ से। वैसे तो लगता है कि राहुल गांधी का भी नंबर आने वाला है। निशिकांत दुबे ने सवाल उठा दिया सोरोस गैंग के लिए और यूएस एड के लिए। अब यूएस एड से राहुल गांधी सीधे जुड़े हैं ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि यही राहुल गांधी हैं जो लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में सितंबर अक्टूबर की बात होगी, उसी समय राहुल गांधी अचानक से चुनाव प्रचार चल रहा था गायब हो गए थे और पाए कहाँ गए थे? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चला कि क्यों उज्बेकिस्तान गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। ऐसे ये जाते हैं, कभी अभी वियतनाम चले गए, कभी यूएस चले गए, कहते हैं कि थकान मिटाने के लिए जाते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए अचानक से उज्बेकिस्तान गए थे। पता क्या चला कि उसी समय सामंथा पावर गई हुई थी वहाँ, और सामंथा पावर तो वही है जो आजकल टारगेट में है ट्रंप के, और यूएसएड को बंद कर दिया गया है। उसके ये ने चीफ सामंथा पावर ही हैं और उन्हीं से मिलने के लिए गए थे राहुल गांधी कि देखो भाई हमारे गैंग के जो लोग हैं आजकल क्राइसिस में चल रहे हैं, तो यूएस एड के तहत हिंदुस्तान के उन पत्रकारों को भी पैसा दो जो कि हमारे लिए काम करते हैं, उसके साथ साथ एनजीओ को ही पैसा दो, और उस एनजीओ के संरक्षक यानी प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को भी पैसा दो जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला देख रहे हैं। इन्हीं लोगों ने मिलजुल कर इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। भले ही पिटारा खुला तो यही लोग बदनाम हो गए, लेकिन कोशिश तो की थी। तो चारों तरफ से जो OCCRP और उसके इर्द गिर्द जो वो सबूत देता था और प्रशांत भूषण जाकर ये पेश करता था, उसी समय भी इनको कहा गया था, तुषार मेहता ने कहा था कि ये कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत आप अपनी ही एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराओ और उसके सबूतों को सबसे बड़ा सबूत मानो। ये आप लोग उसी एजेंसी से जुड़े हुए हो जो सबको फंडिंग करता है, OCCRP हो या फिर फ्रीडम वाले वो एनजीओ हो जो कि भारत को ये स्वतंत्रता समानता के आधार पर सबसे निचले पायदान में रखते हैं, और आप लोग लेकर आते हो सबूत सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी सरकार सारी कंपनियों पर कब्जा किए जा रही है, उनसे पैसे ले रही है, चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मसला उठा था, यानी कि राहुल गांधी अब उनके अपने पूरे गैंग के साथ जाने वाले हैं कहीं और डुबकी लगाने के लिए, ऐसी संभावना आगे दिखाई पड़ रही है। सर आखिरी एक चीज और समझना चाहेंगे, मैसूर में इतना तनाव क्यों हो गया है? क्योंकि राहुल गांधी और इन लोगों ने जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है और इन पत्थरबाज गैंग को उभारा है, तो उसके अंदर तो कानून व्यवस्था को लेकर कोई सम्मान है नहीं। ये बार बार जो संभल जा रहे थे अपने लाबो लश्कर के साथ उन पत्थरबाज गैंग से मिलने के लिए जिसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी, तो वे उसका समर्थन करोगे तो उसका तरीका तो वही है, पत्थर मारेगा, ईंट मारेगा, गोली चलाएगा। और वैसी स्थिति मैसूर में देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो आए थे राहुल गांधी के, अरविंद केजरीवाल के और अखिलेश यादव के। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और इनके कुछ कपड़े वैसे, अरबी में कुछ लिखे हुए वैसे। तो इसके बाद ये अरबी मूल के जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जिसको यहाँ पर मुसलमान कहा जाता है, और वो सारे इतने क्रोधित हो गए कि उनको ये समझ में नहीं आया, वो भूल गए कि मैसूर कर्नाटक में है और कर्नाटक में सरकार इन्हीं लोगों की है, कांग्रेस की है, और पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे तो हम खुद ही बदनाम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हाथों में पत्थर लिया, दंगा फसाद करने के लिए निकल गया कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों का करतूत है कि उसने ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया। लेकिन क्या ऐसी स्थिति देखी जाती है जैसे धर्म संसद में हिंदुओं ने राहुल गांधी के बहिष्कार का प्रस्ताव लाया? ऐसा तो नहीं हुआ कि राहुल गांधी इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल हिंदू धर्म के लिए करते हैं, तो जहां निकले राहुल गांधी
उनके आसपास में पत्थरबाजी शुरू हो गई। सारे हिंदू तलवार भाला पत्थर लेकर सड़कों पर उतर गए, स्टालिन के खिलाफ उतर गए, अखिलेश यादव के खिलाफ उतर गए। लेकिन ये उतर जाएंगे, चाहे नुपुर शर्मा का विवाद देखिए या कोई भी ऐसी स्थितियां आती है तो चाहे तो ये सर तन से जुदा करने के लिए निकलते हैं, कन्हैया लाल की तरह, ये परवीन नेतारू की तरह। उन लोगों को कर्नाटक में ही परवीन नेतारू को गला रेत कर मार दिया गया था, तो उसी तरह से ये लोग फिर से पत्थर लेकर निकल गए, 5-6 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। मतलब राहुल और केजरीवाल के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। और ये शुरू हुई है तो कर्नाटक की सरकार कंफ्यूज है कि इन पत्थरबाजों पर हम एक्शन लेते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, नहीं एक्शन लेते हैं तो पूरे कर्नाटक के अंदर फजीहत हो जाएगी। अब ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, वो कंफ्यूजन ऐसा लगता है कि संगम में डुबकी लगाकर जो डीके शिव कुमार गए हैं, अब वही इनका निराकरण करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तो संगम जाएंगे नहीं, अब डीके शिव कुमार वही संगम के जो पानी लेकर गए हैं कर्नाटक में छिड़केंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत धन्यवाद। के लिए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश यादव पर भी सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। वहीं मैसूर के एक युवक ने इन तीनों पार्टियों के नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द सोशल मीडिया पर लिख दिया, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। तो वहीं महाकुंभ जाने से राहुल गांधी डरे हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो अभी तक उनके जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो इन सारे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।